साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस संगठन का महाराष्ट्र राज्य का 6वां अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन का मैं अभी समापन करने जा रहा हूँ। समापन के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, बहुत सारे शब्द यूज होते रहते हैं। उस संबंध में जानते अजानते बहुत सारी बातें हम शब्दों के द्वारा ही कहते रहते हैं। शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनता है और उस वाक्य के द्वारा कोई न कोई मैसेज बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति देना चाहता है। इसलिए शब्द जो है अर्थपूर्ण होते हैं और इसलिए शब्दों के वास्तविक अर्थ जानना जरूरी होता है। बहुतांश लोग शब्दों के बारे में सतर्क नहीं रहते हैं। शब्दों के बारे में सतर्क रहने वाले 1% भी होंगे, ये कहना उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बौद्धिक सतर्कता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बौद्धिक सतर्कता आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही आती है। किसी भी विषय पर आपकी अपनी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके आधार पर ही आपकी समझ होती है और वो समझ चूँकि आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आप जानबूझकर कुछ बातें शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है। दयानंद सरस्वती के द्वारा ये कहा गया है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने वाले जो तमाम लोग हुए हैं आधुनिक भारत में, उसमें ये पहला व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति ब्राह्मणों का माना जाना चाहिए, गुजराती ब्राह्मणों का। उसने ये कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, दयानंद सरस्वती कह रहे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर दयानंद सरस्वती का कहना है हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, इसके बावजूद भी ब्राह्मण लोग अपने धर्म को, जो खुद एक बड़े ब्राह्मण ने कहा है, उस शब्द को अपने धर्म का नाम ग्रहण करने के लिए क्यों स्वीकार किया और उसी नाम का, उसी शब्द का प्रचार बारंबार बारंबार क्यों करते रहते हैं? ऐसा सवाल आप लोगों के मन में नहीं आया होगा, क्योंकि ये सवाल आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही आ सकता है। आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बैकग्राउंड के साथ स्टडी का होना, अभ्यास का होना जरूरी है।
इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा अगर दयानंद सरस्वती कहते हैं तो ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द को अपने धर्म के नाम के लिए प्रचार में लाने के लिए उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा। निश्चित रूप से इसके बारे में हमारे लोग नहीं सोचते, तो इसको थोड़ा सा जानना होगा, समझना होगा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड से थोड़ा आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। तमाम SC ST OBC के लिए ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं और हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा खुद दयानंद सरस्वती ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण इसके बावजूद भी उस गाली को अपने धर्म के नाम पर जोड़कर प्रचार प्रसार करते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है। उस वजह को समझने के लिए, जानने के लिए अगर हम लोग हिंदू शब्द जो ब्राह्मण धर्म के लिए ब्राह्मण लोग आज उपयोग में लाते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए चर्चा के लिए स्वीकार कर ले कि हिंदू शब्द को उन्होंने प्रचार में नहीं लाया होता तो फिर कौन से शब्द का उनको उपयोग करना होता। हिंदू शब्द के पहले उनके धर्म का नाम क्या था, प्रचलित नाम क्या था, ज़्यादा प्रचार में नाम कौन सा था। वैदिक शब्द ज़्यादा प्रचार का नाम नहीं था, इसलिए ज़्यादा प्रचार का नाम ब्राह्मणी धर्म था। वर्ण को मानने वाला, जाति व्यवस्था को मानने वाला, अस्पृश्यता को मानने वाला, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला, महिलाओं को दास मानने वाला, ऐसे तमाम बातें कही जा सकती हैं, उसको ब्राह्मणी धर्म कहा जाता है। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा कि यदि हम लोग इस धर्म का नाम आधुनिक समय में ब्राह्मणी धर्म ही प्रचलन में रखते हैं तो जो बहुसंख्य समाज है वो ये कह सकता है कि जब ये ब्राह्मणी धर्म है तो ये तुम्हारा धर्म है, हमें क्या लेना देना है। तुम ब्राह्मणों का धर्म है, तुम्हारा धर्म है, हमें उससे क्या लेना देना है। ऐसा नॉन ब्राह्मण लोग कह सकते हैं और इससे एक बड़ी समस्या पैदा होगी। ब्राह्मणों ने सोचा, वो दूरदृष्टि रखते हैं, देश और दुनिया में क्या चल रहा है उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ये परिवर्तन लाने के दृष्टि से ही उन्होंने हिंदू शब्द जिसको वो गाली मानते थे मुसलमानों की देवी, इसके बावजूद भी उन्होंने स्वीकार किया कि ब्राह्मणी धर्म अगर ये शब्द प्रयोग प्रचलन में रहा तो बहुसंख्यांक लोग अपने को ब्राह्मणी धर्म से अलग करेंगे, अलग मानेंगे। और देश में जो हालात और परिस्थितियां बन रही है अंग्रेज़ों की वजह से, कि अंग्रेज़ों के देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और अगर अंग्रेज भारत से चले गए तो वो लोकतंत्र भारत में आएगा, और अगर आएगा तो चुनाव होंगे, और अगर चुनाव होगा तो जिनको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही MLA और MP बनेगा, और जिसके MLA ज़्यादा होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा, जिसके MP ज़्यादा होंगे उसका प्रधानमंत्री होगा, और इस तरह से उन लोगों का राज होगा। ऐसा ब्राह्मण लोगों ने सोचा। हमारे लोग ऐसा नहीं सोचते। हमारे लोग इस तरह से दूरदृष्टि से सोचने का काम नहीं करते हैं।
विश्लेषण करने के लिए भी हमको इस तरह की बातें सोचना और समझना जरूरी होता है। और इस वजह से ब्राह्मणों ने क्या किया, बहुसंख्यांक लोगों को ब्राह्मणी धर्म का ही अनुयायी बनाए रखना जरूरी है, मगर वो ब्राह्मणी धर्म के नाम पर नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मणी धर्म के लोगों ने ही हिंदू शब्द जो मुसलमानों की देवी गाली है, ऐसा वो मानते थे, ऐसा वो जानते थे, इसके बावजूद भी उस शब्द का प्रयोग और प्रचार शुरू किया। तो ये साथियों, जब हम लोग स्पीच करते हैं, लिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखकर कोई बोलता है, कोई लिखने वाला इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रख कर के लिखता है। मगर जब हम लोग सारे देश के ही इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, तो हमें तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातों को बहुत गहराई से जानना होगा, समझना होगा और उस मूल बात को लोगों के सामने लाना होगा, ताकि लोगों को जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और उस जानकारी के अनुसार लोग अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाने का कार्य कर सके। इसके लिए लोगों को वेल इन्फॉर्म करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का संगठन बनाया गया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो भारतीय बौद्ध महासभा नाम का संगठन बनाया था, और अगर वो पहले से वजूद में है तो फिर ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने की क्या ज़रूरत थी। ये निश्चित रूप से सवाल फील्ड में आप लोगों के सामने आता होगा, या लोग ऐसा कहते होंगे, बोलते होंगे, तो उनके लिए ये जवाब दिया जाना ज़रूरी है कि भारतीय बौद्ध महासभा के नाम पर हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी के कब्जे में है, और जिसके कब्जे में है वो इस काम का उपयोग, नाम का उपयोग करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए उस कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और किसी कंट्रोवर्सी में जाए बगैर हम अपना काम कर सके, इसलिए नए संगठन का निर्माण करना ज़रूरी था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि ये मूवमेंट केवल देश तक चलने वाली मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि बुद्धिस्ट मूवमेंट जो है वो देश की मूवमेंट नहीं रहेगी, इंटरनेशनल होगी। तो इंटरनेशनल लेवल के लोगों को अगर उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उनको उसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इस बात को नाम निर्धारित करते वक्त ध्यान रखा गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बामसेप एक पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन है। बामसेप के द्वारा ही ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया गया है। तो बामसेप किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने का काम नहीं करेगी, ये उसका काम नहीं है। तो बामसेप के द्वारा अगर तमाम वो रिलीजन जो इक्वलिटी को मानते हैं, क्योंकि कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो इक्वलिटी को नहीं मानते, जैसे ब्राह्मणी धर्म है वो इक्वलिटी को नहीं मानता, और ऐसे दूसरे तमाम हो सकते हैं धर्म, मगर हम लोग उन धर्मों के लोगों को साथ सहयोग में लेकर
और समानता की बातों को प्रमोट करने का काम भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा तमाम लोगों को साथ में लेकर ही, तमाम रिलीजन को मानने वाले लोगों को साथ में लेकर चलने से ही ऐसे हो सकता है, ऐसा करना होगा। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारे किंतु परंतु होते रहते हैं, और वो किंतु परंतु जो होती है उसका मूल कारण हमारी सीमित मानसिकता है, या लिमिटेड मानसिकता है, या मर्यादित मानसिकता है। व्यापक मानसिकता होना बहुत ज़रूरी है। ये व्यापक मानसिकता, समावेशी मानसिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम तमाम लोगों को साथ सहयोग और समर्थन में लेकर कार्य कर सके। ऐसा आधार हमारे पास शुरू करने वाले लोगों के पास होना चाहिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बातें हम लोग कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित ये 4 स्तंभ है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये बुद्धिज्म के मौलिक सिद्धांत है। समता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का मतलब है मानसिक स्वतंत्रता। नहीं तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, अरे 15 अगस्त को मिल गई स्वतंत्रता, फिर दोबारा क्यों आप उठा रहे हो? ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बात समझ में आ जाए। स्वतंत्रता का मतलब है मानसिक स्वतंत्रता, ताकि किसी भी विषय पर आपको बोलने के लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, विचार कर सकते हो, और इस तरह की व्यापकता आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। तो आपके अंदर जो लिमिटेड लोगों का या संकुचित विचारधारा होती है वो उससे बच सके, क्योंकि बुद्धिज्म जो है एक व्यापक विचारधारा वाला मामला है। अगर महार जाति के लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया तो उनको बहुजन के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करके काम करना चाहिए। वो आपका पास था, महार लोग बुद्धिस्ट हो गए, अब वो इतिहास का विषय समाप्त हो गया। अब आप नई परंपरा में आ गए, उस परंपरा में जिसका घोषवाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्धिज्म का जो घोषवाक्य है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मान लो बाहर जाति से कन्वर्ट होकर बुद्धिस्ट हो गए और उसी को पकड़ कर रखा हुआ है, तो फिर आप बुद्धिस्ट नहीं हुए, आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके दिमाग में परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके दिमाग में परिवर्तन होना जरूरी है। वो दिमाग में कौन सा परिवर्तन होना जरूरी है? तो आपको बहुजन कॉन्सेप्ट स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ने ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट दिया, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर उसको स्वीकार करते वक्त सोचना पड़ेगा कि देश में बहुजन कौन है। दूसरा सवाल है फिर बहुजन कौन है। तो देश में जो SC ST OBC के लोग हैं, ये लोग बहुसंख्यक लोग हैं। तो ये बहुसंख्यक लोग जो है ये हमारा कार्य क्षेत्र है, ऐसा मानकर काम करना चाहिए। मान लो बाहर से कोई बुद्धिस्ट हो गया और वो बुद्धिस्ट में ही काम कर रहा है, उधर ही घूम रहा है, कौन सा क्या परिवर्तन हुआ? मुझे तो कुछ लगता नहीं है। तो आपको उस क्षेत्र से बाहर निकलकर बड़े व्यापक एरिया में आप आए हैं, तो व्यापक एरिया में आपको
काम करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा करने के लिए भी डर लगता है कि हमारा क्या होगा। तुम्हारा है क्या? नहीं, हमारा महार है तो ये कोई साला गौरव की बात है जिसको संभाल के रखना जरूरी है। इसको तो जितना जमीन के अंदर जाना चाहिए उसका साला सूंघने के बाद बास नहीं आना चाहिए, इतना अंदर जाना चाहिए। तो वो हमारा पास्ट जो है ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के तहत निर्माण हुआ है। ये हमारे लिए एक पास्ट है। हमें भविष्य में आगे बढ़ना है तो भविष्य की रणनीति बनाकर हम लोगों को काम करना होगा। कोई भी लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है जिसकी कोई रणनीति नहीं होती है। रणनीति होनी चाहिए, तब जाकर के आप लड़ाई लड़ सकते हो और फिर जीत सकते हो। अन्यथा आप लड़ ही नहीं सकते हो, शुरू ही नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। और इसके लिए तमाम सभा सम्मेलन होते रहने चाहिए। इसके लिए लोगों के अंदर सही कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स होना चाहिए। दिन भर का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर मान लो किसी को कार्यकर्ता बनाना है, वो प्रचारक बनना चाहता है बुद्धिस्ट नेटवर्क का, तो उसको 5 दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए और 5 दिन का ट्रेनिंग लेकर उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और वो ट्रेनिंग लेकर जब वो कार्य करेगा तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कार्यकर्ता बगैर किसी काषाय वस्त्र धारण किए बुद्धिस्ट मॉन्क के बराबर काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा बनाया जा सकता है अगर 5 दिन का ट्रेनिंग। क्योंकि ज़्यादातर जो काषाय वस्त्र धारण किए हुए जो मॉन्क है वो केवल कपड़ा ही धारण किया हुआ है, बाकी अंदर कुछ है नहीं है कुछ। मैं ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता, खासतौर पर ऐसा कपड़ा धारण करने वाले लोगों को बुरा लग सकता है। मैं उनको बुरा कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर भी इसके बारे में क्रिटिकल थे, उन्होंने ऐसा कहा हुआ था। तो केवल कपड़ा धारण करने मात्र से कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, दिमाग में बदलाव होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ण के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है, जाति के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है, अस्पृश्यता के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाली व्यवस्था है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग ओबीसी पर थोपने की व्यवस्था है, महिलाओं को दास बनाने की व्यवस्था है। ये चुनौती होनी चाहिए। बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये चुनौती होना चाहिए, ये समाप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने महार नाम बदलकर बौद्ध जगह उसमें आना चाहिए, महार की जगह बौद्ध शब्द आना चाहिए। इसके लिए कन्वर्जन नहीं किया था। ये कन्वर्शन इस देश की जो वर्ण सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, महिलाओं की दासता है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा गया है, ये सब खत्म करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया था। वो उनके जाने के बाद इस तरह की किसी के पास सोच ही नहीं है। इस तरह की कोई सोच मैंने किसी के पास नहीं देखा। हमने किसी से सीखा हो ऐसा भी नहीं किया। हमको कम से कम सीखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि कोई लोग ही नहीं थे ऐसा जो हमको सिखा सके या किसी और को सिखा सके। ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो ये काम हमने अध्ययन करने के आधार पर हमें लगा कि अरे ये काम करना था। बाबा साहब आम्बेडकर को ये डिसाइड किया था उन्होंने काम करने का, ये काम करने का लक्ष्य है, इसको समाप्त करने का लक्ष्य है। वर्ण के आधार पर बनी हुई व्यवस्था को, जाति के आधार पर बनी हुई व्यवस्था को, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने की व्यवस्था को,
और महिलाओं को दास बनाने की व्यवस्था को, ओबीसी के ऊपर शूद्रत्व थोपने की व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है। इसके लिए मूवमेंट जरूरी है। और अगर बुद्धिस्ट बनना है और बुद्धिस्ट को बनने वाले जो लोग हैं, अगर वो ये सारे समाज का होमोजेनियस ग्रुप बनाना चाहते तो खत्म करना होगा। और खत्म करने के लिए इसको मिशन मानना होगा और इसके लिए जीवन समर्पित करना होगा। इसके लिए जब तक आप जीवन समर्पित नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होने वाला। ये काम इतना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हो सकता है एक पीढ़ी में नहीं होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की पीढ़ी चली गई, उसके बाद वाली पीढ़ी चली गई, उसके बाद वाली पीढ़ी चली गई, तो तमाम पीढ़ियां इस काम के लिए लग सकती है। मगर मैं ऐसा मानता हूं, अगर इसको संगठित रूप से किया जाए तो कम समय में समाप्त किया जा सकता है। तो इसका संगठन होना चाहिए और इसका संगठन व्यापक स्तर पर बड़ा संगठन होना चाहिए। और वो सारा संगठन बहुत विशाल स्तर पर संगठन बनाने का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का लक्ष्य होना चाहिए और उस तरह से उसको काम करना चाहिए और उस तरह का उनका सारा प्लानिंग होना चाहिए और उसका कार्यक्रम होना चाहिए। अगर आप बोलते रहोगे और उसको कार्य रूप देने के लिए आपके पास कार्यक्रम नहीं होगा तो ये निरंतर नहीं चलेगा। तो निरंतर सभा सम्मेलन लगातार होते रहनी चाहिए। अगर सभा सम्मेलन निरंतर नहीं करते रहोगे, जैसे यहां अभी पुणे में हुआ, स्टेट लेवल का हुआ, ऐसे कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम तहसील लेवल पर होने चाहिए। तहसील में प्रत्येक गांव का व्यक्ति उस कार्यक्रम में हाजिर रहे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जिले में भी इसी तरह का करना चाहिए और फिर स्टेट लेवल में भी ऐसे लोग तैयार किए जाने चाहिए जो इसके लिए जीवन लक्ष्य बनाकर काम कर सके। अगर इस तरीके से काम किया जाए तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो लक्ष्य भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा हुआ है वो यहीं से लिया हुआ है और देश को उस पर काम करने के लिए कहा है। मगर वास्तव में क्या हुआ, रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की है। अभी दिल्ली में एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री है, पार्टी ब्राह्मणों की है। इसकी माइक्रो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री है मगर वो पार्टी ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों ने ओबीसी का ब्राह्मण धर्म बचाने के लिए जो लोकतंत्र की वजह से खतरे में आ गया है उसको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी को ओबीसी के लिए नहीं बनाया। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना दिए गए, वो ओबीसी की जातीय आधारित गिनती भी नहीं कर सके। ऐसी गिनती करने की छोड़ो, ऐसी कोई बात भी नहीं कर सके। तो हक अधिकार देने की बात कहां आएगी? तो फिर ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को, एक ओबीसी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ओबीसी का ब्राह्मण धर्म बचाने के लिए और ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन हासिल करने का लक्ष्य है। हमको बारीकियां समझना जरूरी है। ओबीसी का कल्याण करना मकसद नहीं है। ओबीसी के अंदर जागरूकता का अभाव है और इस वजह से वो इसके शिकार हो सकते हैं, हो रहे हैं। हम लोगों को
उनके अंदर जाकर जागृति करने की ज़रूरत है। जागृति करने के लिए हमारे लोगों को प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग प्रशिक्षण लिए बगैर जब काम करते हैं तो प्रतिक्रिया ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं और लोगों को जोड़ने का काम कम करते हैं, तो वो अपनी आस्था को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। इससे बदलाव नहीं होगा। बदलाव के सिद्धांत अलग है, बदलाव के परिवर्तन के सिद्धांत अलग है। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखकर स्टडी करके गंभीरतापूर्वक हम लोगों को अमल में लाने की काम करना चाहिए। तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग जो अभी बुद्धिस्ट लोग जो है वो कर्मकांडी है। कर्मकांड करने में उनको बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे कर्मकांड करने में, क्योंकि अगर आप मान लो कर्मकांडी बुद्धिस्ट बनते हैं तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य नहीं कर सकते। ये कर्मकांड करने में आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। ज़्यादातर लोग इसी में रहते हैं। जिस मकसद के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, उस मकसद को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए। ऐसा काम करते हुए मैंने पिछले 50, 60 साल, 70 साल में मैंने देखा नहीं। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग भी कहीं कर्मकांड में तो नहीं उलझ जाए। संगठन बनाकर हमें ध्यान रखना होगा, धर्मांतर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस मकसद के लिए किया, उस मकसद की प्लानिंग होनी चाहिए, उस मकसद की रणनीति होनी चाहिए और उसके हिसाब से हमारी कार्य प्रणाली हमको विकसित करनी चाहिए। नहीं तो फिर हम भी कर्मकांडी हो जाएंगे। और कर्मकांड करने में क्या होगा, जो लोग बुद्धिस्ट है उनके ही बीच में रहते ही काम होता रहेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। आत्मसंतुष्टि जरूर होगी कि हम कुछ कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। अभी देखो, मेरी उम्र 66 साल की मेरी उम्र है, तो मेरे पास लगभग 40-45 साल का संगठनात्मक अनुभव, इसके आधार पर बोल रहा हूँ। किताबी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में से ले लिया और बोल लिया, नहीं। हमारे सामने जो इमीडिएट फ्यूचर में जो काम हम लोगों को करना है, जो चुनौतियाँ हमारे सामने है, उस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा और उस रणनीति को बनाकर काम करना होगा। तो हम लोगों को निश्चित रूप से कर्मकांडी बुद्धिस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों को परिवर्तन करने का लक्ष्य है और वो परिवर्तन वर्ण, जाति, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये चुनौती का क्षेत्र है। यहाँ काम करना जरूरी है और ये काम करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना जरूरी है। आंदोलन के लिए बड़ा संगठन बनना जरूरी है। तो ये हम लोग समझे तो ये काम हो सकता है। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों के द्वारा हुई। महाराष्ट्र की स्थापना करने वाले लोग नाग लोग हैं और देश में बुद्धिज्म को फैलाने का श्रेय जो है देश और दुनिया में नाग लोगों को। तो नाग लोगों को ये श्रेय है। तो नाग लोगों को ये बात जो हिस्ट्री है भारत में जिस तरह से लिखी जा रही है, उसमें नाग लोगों का इतिहास लिखा जाना जरूरी है। नाग लोगों का इतिहास ही भारत का परिवर्तन का इतिहास है।
बड़ा इतिहास है, जिससे प्रेरणा लेने वाला इतिहास है, जो आज के लोगों को, जो वर्ण और जाति व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए नाग लोगों का इतिहास ही प्रेरणादायी इतिहास है। उनसे सीखने वाली बातें हैं, उनसे लेकर बहुत सारी बातें हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ये जो कुछ लोगों ने गणपति के रेफरेंस में कहा, तो से संबंध में भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। गण शब्द जो है ये ब्राह्मणिकल नहीं है। गण जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का शब्द है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में होने के पहले भी गण जो संस्थाएं थी, ये भारत के लोगों की संस्था निर्मित करने का जो इतिहास है, उसका बारीकी से अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा कि गण संस्थाओं के निर्माता मूल निवासी थे। तो गणपति, तो इसका मतलब है गणपति शब्द का अर्थ होता है अध्यक्ष, प्रमुख, गण प्रमुख। गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो गण प्रमुख है। अगर हम पति शब्द का अर्थ निकालते हैं तो फिर भारत के लोग बोलते हैं कि नहीं, ये पति पत्नी वाला होगा। तो शब्दों के संदर्भ में अर्थ होते हैं, उसको संदर्भ में धारण करना जरूरी होता है। तो यहाँ ये पति शब्द जो है वो पति पत्नी वाला नहीं है, वो उसका बैकग्राउंड के साथ अर्थ निकाला जाना जरूरी है, और उसको हम लोगों को ध्यान रख करके समझना चाहिए। अब गणपति का ब्राह्मणों ने क्या किया, जो उसका इतिहास है वो कल्चरल जो इतिहास है वो बुद्धिस्ट का है, मगर ब्राह्मण गणपति उत्सव करते हैं, उसका उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन किया, और ब्राह्मणाइजेशन होकर वो क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के समर्थन में उसका उपयोग कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के समर्थन में गणपति के उत्सवों का समर्थन गणपति के नाम पर कर रहे हैं, और उसका समर्थन ब्राह्मण धर्म के लिए करवा रहे हैं। ये बारीकियां जब तक आप अपने दुश्मनों की रणनीति और उसकी जो चालाकियां है उसको समझे बगैर आप अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं प्लान कर सकते। जो अंबेडकराइट आंदोलन है उसमें स्ट्रेटेजी कशाशी खातात माहीतच नाही। स्ट्रेटेजी कशाशी खातात, त्याचा काय अर्थ आहे? ये आंबेडकरी चळवळीमध्ये स्ट्रॅटेजी हा शब्द बाबासाहेबांच्या चळवळीमध्ये होता। बाबासाहेब आंबेडकर के आंदोलन में तो स्ट्रैटेजी थी। उसको समझने के बाद वो लोग कर सकते थे, ऐसा कुछ किया नहीं। तो फिर स्ट्रैटेजी की समझ काशीराम जी में थी, उन्होंने स्ट्रैटेजी को लाया ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर वो सफलता उन्होंने हासिल की। तो जो ट्रेडिशनल आंबेडकराइट आंदोलन है उसमें स्ट्रैटेजी कशाशी खातात काहीच माहित नाही। हा ABCD कल्पना नाही। श्रद्धावान खूप आहेत, श्रद्धावान खूप आहेत, पण ही अशी कोरडी श्रद्धा काय कामाची, ज्याच्यात काही ओलावाच नाही, त्यातून काही साध्य होणार नाही, त्यात काय अर्थ आहे? परिवर्तनाची चळवळ म्हणून आपण स्वीकार केली पाहिजे। परिवर्तन का आंदोलन है ऐसा मानकर इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम रिचुअल करते रहेंगे, कर्मकांड करते रहेंगे सालों साल। अरे पिछले साल हो गए, फिर अगले साल, फिर अगले साल, तो ये तो कर्मकांड होता रहेगा, उससे काम नहीं होगा।
हमारे सामने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमको निरंतर उस दिशा में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन और फिर राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा होना चाहिए, ताकि उस आंदोलन के द्वारा ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, वर्ण का, जाति का, अस्पृश्यता का, आदिवासियों के सेग्रीगेशन का, महिलाओं की दासता का, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने का, ये सारा का सारा खत्म करने का लक्ष्य होना चाहिए। तब जाकर के इस संगठन का कोई मतलब हो सकता है, तब जाकर के कुछ चुनौती भरा काम करने का हो सकता है। तो ऐसा काम होना चाहिए। ऐसा काम करने के लिए हम लोगों को सामने आना चाहिए। और दोबारा और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो कि महाराष्ट्र का और देश का इतिहास, नाग लोगों का इतिहास सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि जो इतिहास के नाम पर सामने लाया गया है वो इतिहास लोगों को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के समर्थन में खड़ा करता है। नाग लोगों का इतिहास सामने लाया जाना चाहिए, तो लोगों के पढ़ने का, समझने का, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का सारा तरीका जो है बदल जाएगा। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की मानसिकता में, लोगों की साइकी में, लोगों के विचार करने के तौर तरीके में बदलाव आएगा। तो ये काम हमको करना चाहिए। इस मौके पर बहुत सारी बातें कहने के बजाय इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।